हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और मैं हूँ मिस अन्नू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह को। देखिए, विराम चिन्ह क्या पढ़ेंगे आज हम? विराम विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको आज से जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको साथ के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगा और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह में जो पहला शब्द आया वो क्या है? विराम। तो हम देखते हैं कि जो विराम का मतलब होता है वो क्या होता है। विराम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। अब आप इसकी परिभाषा को देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि विराम क्या होता है। ठीक है, लेकिन पहले आपको इसकी जो है परिभाषा देखनी पड़ेगी। परिभाषा क्या है कि वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विराम कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इसे ही विराम कहते हैं। इसे ही विराम कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने परिभाषा लिखवाई, लेकिन कुछ कोई समझ में आई नहीं होगी। जैसे कि देखो, मैं इसकी रीडिंग लगाती हूँ कि वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है और इसे ही विराम कहते हैं। अब देखिए, जब मैंने डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट करी तो मैं इसमें कई बार रुकी हूँ। बोलते वक्त मैं इसमें कई बार रुकी हूँ, तो उसी चीज को बोलते हैं विराम। ठीक है, कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम रुके हैं या हम ठहरे हैं, बीच बीच में हम रुके हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं विराम। क्लियर? जैसे कि आप किसी बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज करो ये बुक का कोई पेज है, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए और आप सीधे पेज के एंड में ही जाके रुकेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बुक का कोई पेज पढ़ रहे हो, उस पर कोई स्टोरी लिखी है, तो आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कई बार बीच बीच में रुकेंगे सांस लेने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए आप बीच बीच में रुकेंगे, तो उसी चीज को हम बोलते हैं विराम। क्लियर? लेकिन हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? हमें टॉपिक पढ़ना है विराम चिन्ह। तो अब देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या होगा। तो देखिए, विराम चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह, इसकी भी एक परिभाषा है। पहले आप परिभाषा को देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। परिभाषा है कि लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया
जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये लिखा कि लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लेकिन इस चीज को मैं आपको बोल के नहीं समझा सकती। जो विराम चिन्ह होता है वो हमें लिख के समझाना होता है। ठीक है। जैसे कि ये पंक्ति है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने एक पंक्ति लिखी, कनक 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 ते सो गुनी और फिर मैंने कोमा लगाया, तो मैंने यहाँ पे एक चिन्ह दिया। ठीक है। मैं यहाँ पे रुकी हूं तो मैंने यहाँ पे एक चिन्ह दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा मादकता मादकता अधिकाय अधिकाय, फिर मैंने एक डंडा लगाया और फिर मैंने लिखा वापाय बोराए जग, फिर मैं रुकी तो मैंने फिर कोमा लगाया और फिर मैंने लिखा वाखाए बोराए बोराए। ठीक है। फिर मैं फिर रुकी तो मैंने फिर 2 डंडे लगाए। तो जब मैं लिख रही हूं तो जहां जहां पे मैं रुकी तो उस चीज को मैं चिन्ह से प्रदर्शित कर रही हूँ। ठीक है। तो जब हम चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो वो होगा विराम चिन्ह, लेकिन जब हम बोलते वक्त रुकेंगे वो क्या होगा? विराम होगा। अब देखिए ये जो निशान है, ये जो मैंने चिन्ह बनाए, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ये एक डंडा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पूर्ण विराम। बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा, तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। लेकिन अगर 2 डंडे आपको देखने को मिले तो वो होता है तुकांत पूर्ण विराम। क्या होता है? तुकांत पूर्ण विराम। क्लियर? अब जो ये कोमा होता है इसको हम बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्प विराम। तो अगर हम जहां जहां पे रुके हैं, अगर हम उस चीज को किसी चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं तो वो होता है विराम चिन्ह, और अगर हम बोलते वक्त रुकते हैं तो उसको हम बोलते हैं विराम। क्लियर? अब हम कुछ विराम चिन्ह के नाम को देखेंगे और उनके चिन्ह को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इधर देखिए, इधर मैं चिन्हों के नाम लिख रही हूँ। ठीक है। विराम चिन्ह के, या बोल सकते हैं का नाम। ठीक है। अब इधर हम लिख लेते हैं विराम चिन्ह। इन चिन्ह को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने ये देख लिया तो विराम चिन्ह जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पहला देती हूँ। पहला होता है पूर्ण विराम। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, एक डंडे से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है अल्प विराम को लिखते हैं कोमा से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं अर्ध विराम। तीसरा होता है अर्ध विराम। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एक बिंदी और एक कोमा, इसको ऐसे लिखते हैं। अब होता है उप विराम। ठीक है। उप विराम को लिखते हैं ऐसे, जैसे आपने मैथ्स में भी देखा होगा और सब्जेक्ट्स में भी देखा होगा, ये रेशियो का सिंबल होता है। अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके। अब चलिए अब 6 देखते हैं। 6 क्या होगा? 6 जो होता है वो होता है विस्मय चिन्ह। क्या होता है? विस्मय चिन्ह। ठीक है। विस्मय चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, एक डंडा और फिर छोटी सी बिंदी होती है इसके नीचे। अब देखते हैं 7th जो होता है वो होता है संयोजक, या फिर बोल सकते हैं निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऐसे। अब आप देखिए एट्थ होता है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। अब जो कोष्टक चिन्ह होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो ये वाला होता है, ठीक है, एक ये वाला होता है इस टाइप का, और एक ये वाला होता है। तो 3 तरह के आपको इसमें चिन्ह देखने को मिलेंगे। अगला होता है त्रुटि चिन्ह, अगला होता है त्रुटि चिन्ह। इन्हें मैं आपको बताऊंगी कि ये चिन्ह कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये टेबल देख लीजिए कि किस चिन्ह को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं आपको ये धीरे धीरे बता रही हूँ। त्रुटि चिन्ह जो होता है उसे हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं 10th। ये है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम लिखते हैं, ये जो होता है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो होता है ये एक हरा या फिर दुहरा होता है। एक हरा या फिर दुहरा होता है। एक हरा मतलब कि हम जो कोमल लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे एक बार। ठीक है, एक बार इस तरह से लगाएंगे हम, और दुहरे में हम 2 बार लगाएंगे। 2 बार इस तरफ लगाएंगे और 2 बार ही हम इस तरफ लगाएंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं 11th हम देखते हैं। 11th जो होता है वो होता है विवरण चिन्ह। क्या होता है? विवरण चिन्ह। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगला होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, इसको हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लाघव चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, अब जो लाघव चिन्ह होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं, छोटा सा ऐसा गोला बनाते हैं। ओके, अब देखिए अगला है दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्ह, दीर्घ चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, और इसको बोला जाता है वर्तुल। इसको बोला जाता है वर्तुल। अब अगला है लोप चिन्ह। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं लोप चिन्ह को। ठीक है, अब हम देखते हैं 16th। 16th जो होता है हमारा वो होता है समाप्ति सूचक। क्या होता है? समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अगला है हमारा 17, वो है तुलना सूचक। तुलना सूचक, अब जो तुलना सूचक है वो इस तरह से लिखा जाता है, इज इक्वल टू। अब जो 18th है वो है टीका सूचक। ये टोटल जो है चिन्ह वो 20 है। टीका सूचक, टीका सूचक ये कैसे लिखा जाता है? टीका सूचक ऐसे लिखा जाता है, स्टार बनाते हैं ना, इस तरह से लिखा जाता है। अगला है पद बिंदु। अगला है पद बिंदु। पद बिंदु लिखा जाता है, पद बिंदु लिखा जाता है इस तरह से, इस तरह से। अगला है 20 और लास्ट लघु चिन्ह। लघु चिन्ह, लघु चिन्ह, और इसको लिखा जाता है इस तरह से, लेकिन ये क्या होती है? इसको बोला जाता है खड़ी पाई। ठीक है, अब जो मैंने ये 20 वाला चिन्ह लिखवाया है, 20 वाला चिन्ह लिखवाया है, इसको ध्यान दीजिए, ये लिखा है लघु चिन्ह। ठीक है, और इसका सिंबल होता है खड़ी पाई का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो 20वां चिन्ह होता है वो अपवाद में लिया गया है, वो अपवादित माना गया है। क्यों?
देखिए, जैसे कि हम 20वें चिन्ह की बात कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। ये जो 20वां चिन्ह है वो अपवादित क्यों माना है? अपवादित क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर दो मत दिए गए हैं कि जो 20वां चिन्ह है वो रेखांकन भी हो सकता है या फिर वो लघु चिन्ह हो सकता है। तो इनमें से कौन सा होगा? रेखांकन होगा 20वां चिन्ह या फिर लघु चिन्ह होगा? रेखांकन होगा या फिर लघु चिन्ह होगा? अब रेखांकन को हम ऐसे लिखते हैं लेकिन लघु चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से जो 20वां चिन्ह होगा वो क्या होगा? लघु चिन्ह होगा या रेखांकन होगा? अभी हमने टेबल में लिखा लघु चिन्ह होगा, ठीक है। वो कैसे भाई? अगर 20वां चिन्ह रेखांकन होगा तो वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार होगा। कामता प्रसाद गुरु, जो कामता प्रसाद गुरु है वो 20वां चिन्ह रेखांकन को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो लघु चिन्ह है वो खड़ी बोली के तहत माना जाता है। अभी मैंने टेबल में इसके लघु चिन्ह के आगे लिखा था, क्या बोला, क्या लिखा था? खड़ी पाई लिखा था। क्या लिखा था? खड़ी पाई, कि इसको खड़ी पाई बोलते हैं। तो ये जो लघु चिन्ह है इसे खड़ी बोली के तहत मान लिया जाता है 20वां चिन्ह, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे खड़ी बोली के तहत मान लिया जाता है, ठीक है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि जो व्याकरण है, जो हिंदी की व्याकरण है वो खड़ी बोली से ही विकसित हुई है, ठीक है। और खड़ी बोली में जो 20वां चिन्ह होता है वो इसे ही माना गया है, खड़ी पाई को, यानी कि लघु चिन्ह को माना गया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में आया कि 20वां विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किसे माना गया है, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा तो रेखांकन बताना है। और अगर ये पूछा कि खड़ी पाई के लिए पूछा कि खड़ी बोली के तहत किसे मान लिया जाता है, तो वो बताना है आपको लघु चिन्ह, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।